सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए हम लोग बीपीएससी सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये सेट प्रैक्टिस अलग अलग सब्जेक्ट का करवाया जा रहा है। तो इसी सीरीज में आज हम ज्योग्राफी का सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। तो जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सही है या नहीं, और जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर करेंगे क्योंकि बिना देरी किए हुए आज हम सेट प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। तो जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। सारे लोग शेयर करेंगे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, और बिना देर किए हुए हम लोग सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। रेखा कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। स्वीटी कुमारी गुड इवनिंग। काशु गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। हनी राय, चलिए सही है ऑडियो वीडियो। तो चलिए जो लोग जुड़े हैं वो लोग के लिए हम सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पल्लवी दांगी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपको भी। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और देखिएगा पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया है और ये बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आजाद कुमार गुड इवनिंग। सभी लोग देखेंगे और स्क्रीन पर आ चुका है आपका पहला सवाल। तो इसका जवाब देंगे आप लोगों। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऋषिकांत राम राम सर, राम राम आपको भी। चलिए अब जवाब दीजिए। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कोमल सिंह ए, जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हनी राय आपका ए, अर्चना कुमारी ए। सभी लोग जुड़ेंगे जल्दी जल्दी लाइव और शेयर करेंगे। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर दें सेशन को। ऋषिकांत 1 का ए, रेखा कुमारी ए, इंदु कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रोशन कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सभी लोग अपना नाम लिखिएगा। रोशन ए, कासू ए, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिएगा जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है आपका क्रिस्टेशियस युग में। ठीक है, ये सही है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। आपका कहाँ हुआ है? तो क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। चलिएगा आंसर सभी लोगों का, अशोक, इंदु, आरती यादव, सभी का ए है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। चलिएगा अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि क्रिस्टेशियस युग। तो देखिएगा यहां पर आप लोग दक्कन के पठार के बारे में अगर बात करें तो दक्कन का पठार एक प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार क्या है? एक तरह का प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, देखिएगा एक एक आप लोग यहां पर इसका डिस्कशन कि आपका प्रायद्वीपीय पठार यहां से आपका आता है। इसमें दक्कन का पठार ये वाला हिस्सा है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो पहले बोलेंगे कि दक्कन का पठार क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, पठार का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? भाग है। यानी बड़ा कौन है? प्रायद्वीपीय पठार इतना दूर में फैला हुआ है और उसका एक भाग क्या है? दक्कन का पठार। आप देखो यहीं से क्वेश्चन से ही आपको 2 पॉइंट आ रहा है। पहला चीज तो ये बेसाल्ट निर्मित लावा शैल से बना हुआ है। यानी अगर पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि दक्कन का पठार का निर्माण किस चीज से हुआ है, ठीक है, दक्कन के पठार का निर्माण किस चीज से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। देखिएगा तो ये आपको यहीं से याद कर लेना है क्वेश्चन से कि कहां से इसका निर्माण हुआ है।
तो देखते हैं अलग अलग टाइम, जैसे एक है इसमें कार्बोनिफेरस युग, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कार्बोनिफेरस युग के में अगर कहा जाए तो ये जो हो गया आपका दामोदर नदी, सोन नदी, दामोदर हो गया, सोन हो गया, महानदी, गोदावरी, ये सब नदी बेसिन का निर्माण हुआ है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ है आपका दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन का निर्माण हुआ है। और क्रिस्टेशियस युग में क्या हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और यही ज्वालामुखी से जो लावा निकला, लावा निकल करके क्या हुआ, ये फैल गया, और फैलने के बाद, ठीक है, फैलने के बाद जैसे ही ये आपका जैसे लिक्विड फॉर्म में निकला, ठीक है, जैसे ये जमेगा तो क्या करेगा, चट्टान का निर्माण करेगा। और ये किस तरह चट्टान का निर्माण करेगा, तो बैसाल्ट चट्टान का निर्माण करेगा। और जो दक्कन का पठार है किस चट्टान से मिलकर के बना हुआ है, तो आपका दक्कन, ये दक्कन का पठार जो किस चट्टान से, तो यही बैसाल्ट चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये आप याद कर लीजिए क्रिस्टेशियस युग। अब आप अगर आपको ये लगे कि क्रिस्टेशियस युग क्या है, तो देखिएगा ये बहुत सारे युग दिया हुआ है, अभी सबके बारे में आगे भी चल करके क्वेश्चन में डिस्कशन किया जाएगा। तो जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो अलग अलग समय काल में हुआ है। तो जब चट्टानों का निर्माण अलग अलग समय काल में हुआ है तो उसको एक अलग अलग काल का नाम दिया गया, जैसे कार्बोनिफेरस, प्लीस्टोसीन, मायोसीन, ये क्रिस्टेशियस, ये सब क्या है, काल है। ठीक है, यानी ये टाइम पीरियड है। चलिए सभी लोग का गुड इवनिंग, जितने लोग भी अभी जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है, तो क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। इसी काल में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार होने से लावा निकला, लावा निकला वही फैल गया चारों तरफ, जिससे बैसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, और एक्चुअली में दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ था, क्रिस्टेशियस काल के अंतिम, मतलब ये जैसे क्रिस्टेशियस युग का जो अंतिम चरण है उसमें इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिएगा, जय भीम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सोनम कुमारी, गुड इवनिंग दिव्यांशु राज, गुड इवनिंग। ठीक है, कुमारी सक्सेना, गुड इवनिंग। चलो अब बढ़ते हैं अब आगे। यहां से एक पॉइंट और भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिएगा, मेघालय का पठार एक भाग है, किसका भाग है ये बताएंगे, मेघालय का पठार। ठीक है, यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया है 2013 में, सभी लोग बताएंगे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मेघालय का पठार किसका भाग है। ठीक है, मेघालय का पठार जो है किसका भाग है, चलेंगे बताएंगे, इसका आंसर का इंतजार है आप लोगों का कि मेघालय का पठार किसका भाग है। पहला हिमालय श्रेणी का, दूसरा प्रायद्वीपीय खंड का, तीसरा पूर्वी घाट पर्वत का, चौथा सतपुड़ा श्रेणी का। सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नंदन बी, ऋषिकांत बी, आस्किमांशु बी, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कोमल सिंह बी, सुजीत कुमार बी, रेखा कुमारी बी, आरती यादव बी, हनी राय बी, स्वीटी कुमारी ए। ठीक है, उसके बाद कल्याणी बी, बली सरकार बी, सोनम बी, कुसु बी, जय भीम बी, रोशन बी, स्वीटी बी। ठीक है, यानी ये सभी लोग का, जय कुमार बी, अशोक कुमार बी, कुमारी सक्सेना बी, आरती यादव बी, सभी लोग का आंसर बी है। ठीक है, तो ये आंसर जिन लोगों का भी आंसर बी है बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। देखिएगा, मेघालय का पठार आपका ये जो है आपका ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जिसको शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, वहीं पर आपका गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, क्योंकि जब ऐसा स्टडी किया गया कि यहाँ के चट्टान, मेघालय के चट्टान और प्रायद्वीपीय भारत के चट्टान के बारे में स्टडी किया गया कि तो दोनों एक ही सेम एज ग्रुप का चट्टान निकला, और एक्चुअली में ये अलग हुआ आपका एक गैप बना करके, और ये दोनों के बीच एक गैप बना जिसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप। अगर आपसे पूछा जाएगा
कि किस गैप से आपका ये जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय का पठार अलग हुआ है, तो आपका कौन सा गैप है? राजमहल गारो गैप। ठीक है, चलिए नेट बहुत स्लो है सर आज, अभी तो चल रहा है बाबू, आप अपना नेट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेघालय का पठार क्या किसका हिस्सा है? आपका प्रायद्वीपीय खंड का। हिमालय श्रेणी का नहीं है, हिमालय नवीनतम श्रेणी में आता है। ये आपका क्या है? नवीनतम। अगर सबसे नया श्रेणी की बात करें तो कौन है? हिमालय ही है। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत का हिस्सा ये नहीं है। और सतपुड़ा आपका किधर है? यहाँ राजपीपला की पहाड़ी से एकदम सीधे उधर महादेव हिल्स वगैरह जाता है। ठीक है, तो इसका तो आपका इसका भी हिस्सा नहीं है, केवल किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए आप देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ठीक है, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय, देखिएगा बीपीएससी में पूछा गया ये 1996 में। अब क्वेश्चन को हम समझाते हैं। दीपक कुमार, गुड इवनिंग सर, हैप्पी नवरात्रि। चलिए सर्वोदय आईएएस टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, चलिएगा तो देखिएगा कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार पर्वत, अतिरिक्त कहने का मतलब कि प्रायद्वीपीय को छोड़ करके, देखिएगा यहां पर आप दिमाग लगाइएगा, ये अतिरिक्त लिखा है। अतिरिक्त मतलब उसको छोड़ करके, यानी प्रायद्वीपीय पर्वत को छोड़ दीजिए और बाकी पर्वत जो है जैसे हिमालय वगैरह है उसका निर्माण कब हुआ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए आस्क हिमांशु ए, जितने भी लोग हैं एक बार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आंसर आना स्टार्ट हो गया इसका। सुजीत कुमार 3 का डी, ऋषिकांत 3 का ए, हनी राय 3 का सी, दीपक कुमार 3 का बी, स्वीटी कुमारी 3 का डी, सुशांत सिंह राजपूत 3 का ए, आरती यादव ए, कोमल सिंह डी, रेखा कुमारी डी। ठीक है, जितने लोग का आंसर है सभी का क्या है? ए और डी आ रहा है। जितने लोग भी जुड़े हैं जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। पल्लवी दांगी 3 का डी, कुमारी सक्सेना सी। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं इसका। देखिएगा एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, मतलब ये प्रायद्वीपीय पर्वत को छोड़ करके बाकी जो पर्वत है उसका निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है, ये महाकल्प मतलब वही हुआ काल। ठीक है, ये कई भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये इओजोइक है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है और सेनोजोइक है। ठीक है, तो सभी लोग का आंसर आपका सोनम कुमारी आपका ए, नंदन डी, कासू डी, कल्याणी डी, जयभीम डी, रोशन डी, स्वीटी ए, नीतू डी, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है आपका जिन लोगों का डी है सेनोजोइक महाकल्प, जिन लोगों का आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? आपका डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी होगा, यानी सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, क्या है? सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, यानी ये कह रहा अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत। देखना यहाँ पर ये वाले टर्म आप लोगों को दिमाग में रखना। अतिरिक्त कह रहा है, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मतलब प्रायद्वीपीय को छोड़ करके, प्रायद्वीपीय भाग को छोड़ करके। ठीक है, देखिएगा प्रायद्वीपीय भाग को छोड़कर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग को छोड़कर यानी कौन कौन आ जाएगा आपका? सिंधु और गंगा के मैदानी का उत्तरी भाग। ठीक है, यानी सिंधु वाले एरिया आ जाएगा और गंगा के मैदान का उत्तरी भाग आ जाएगा। गंगा के मैदान का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। ठीक है, गंगा के मैदान का उत्तरी भाग। तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ है? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प यानी ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो आपका प्रायद्वीपीय भाग को छोड़ करके, ठीक है, जो निर्माण हुआ है आपका जैसे सिंधु वाले एरिया जैसे हिमालय वगैरह हो गया, गंगा के मैदान का उत्तरी भाग। ठीक है, तो किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। ठीक है, चलेंगे बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बड़ा प्यारा है और ये देखिएगा, कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। ठीक है, ये आपका धनबाद क्यों है? ये यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके बड़ा नजदीक है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद। ठीक है, क्यों है?
उसका रीजन बताना है। ठीक है, उसका रीजन बताना है आपको। चलिएगा, इसमें आप लोग बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत, हैप्पी नवरात्रि सर जी। आप सभी लोगों का सर्वोदय टीम की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। स्वीटी कुमारी 4 का डी। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत 4 का बी, सुजीत कुमार 4 का डी, सूरज कुमार डी। जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है। ठीक है, आज के मानसू डी, सूरज कुमार डी, सोनम कुमारी डी, सूरज कुमार डी, नंदन कुमार डी, रेखा कुमारी बी। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर करेंगे। कुमारी सक्सेना डी, रोशन कुमार बी, पल्लवी दांगी डी, हनी राय डी, सूरज डी, काशु डी, कोमल सिंह डी, आरती यादव डी, सूरज डी, विनय डी, नीतू डी। ठीक है, आपका ऋषिकांत डी, कल्याणी डी, साक्षी डी। ठीक है, चलिएगा, तो ये देखते हैं इसका जो आंसर है। जिन लोगों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रियंका राज डी, सूरज डी। ठीक है, नहीं, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा, वहां कोयला तो मिलेगा लेकिन क्या क्या कर रहा है, तांबा बोल दिया, लोहा बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कि उपयुक्त में से सभी लोग अगर रहे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि ये मतलब देखने में लग रहा है कि उपयुक्त सभी, तो सभी को टिक आउट कर देना, ऐसा नहीं। एक माइन्यूट मतलब आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ तांबा भी लिख दिया है, तांबा नहीं होता है वहां, ये ऑप्शन ऐसी गलत। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी के द्वारा वहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। मेन है क्या कि वहां खनन उद्योग ज्यादा है, कोयला का निकासी किया जाता है, खनन उद्योग और औद्योगिकीकरण है। ठीक है, और क्या है, औद्योगिकीकरण है। ठीक है, चलिएगा, ये एक्चुअली में धनबाद में अगर देखा जाए तो लाल मिट्टी ज्यादा मिलता है। ठीक है, धनबाद में कौन सा मिट्टी में ज्यादा मिलता है, लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी ज्यादा मिलता है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। पहला चीज यही है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं। तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा, एक नहीं, तो ये अगर एक भी गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं, तीनों नहीं, क्या आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिएगा, अब अगर देखते हैं क्या उसको बोले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये आपका 40वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है सेटिस्फाइड नहीं है सर आंसर से। क्या नहीं है बाबू, देखो बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, आप लोग देख लेना। अगर आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो देखिएगा, पहला तो कह रहा है उपजाऊ मिट्टी। धनबाद में उपजाऊ मिट्टी नहीं, वहां लाल मिट्टी है, और लाल मिट्टी खेती के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, कुछ लोग आंसर, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो देखेंगे। देखिएगा, ये कह रहा है उपजाऊ मिट्टी, तो अभी हम जस्ट बताए कि वहां पर कौन सा मिट्टी है, लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी आपका कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी ये गलत हो गया। एक गलत तो उपयुक्त सभी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये गलत। दूसरा चीज है कि यहाँ पर तांबा लिखा हुआ है, तांबा अब्र केवल मिलने से आपका सर्वाधिक घना बसा नहीं हो जाएगा। कहीं पर तांबा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर बसा हुआ ज्यादा रहेगा। वहां पर क्या हुआ कि खनन उद्योग है। ठीक है, मतलब खनन उद्योग मतलब क्या हो गया, माइनिंग आपका किया जाता है किससे, कोयला का, और उसके बाद वहां पर क्या लगाया गया, इंडस्ट्री लगाया गया, इसी कारण से। ठीक है, आई थिंक आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। चलिएगा, यहां पर आपका क्या है, छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार है। पाला एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। पल्लवी दांगी 5 का डी, सुजीत 5 का डी, हनी राय डी, सुशांत सिंह डी, दीपक कुमार सी, आस हिमांशु डी, सनोज डी, नंदन डी, सोनू वर्मा डी, रोशन डी, साक्षी डी, सनोज डी, रेखा डी, अजय डी, स्वीटी डी, कोमल डी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर क्या है, डी है। तो देखिएगा, इसमें आपका क्या है, छोटा नागपुर का पठार के बारे में अगर बात करें
ठीक है, ये आपका 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिएगा छोटा नागपुर का पठार जो है इसमें आपका विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। मतलब कुछ पठार, जैसे पठार क्या होता है, पठार होता है कि समुद्र तल से ऊंचा एरिया जो ऊपर में क्या है, सपाट है। पर्वत और पठार में अंतर क्या है, पर्वत आपका इस तरह से रहता है, ऊपर सपाट नहीं रहता है, लेकिन पठार में क्या होता है, ऊपर सपाट रहता है, यानी रहने योग्य जगह रहता है। तो छोटा नागपुर के पठार की अगर बात करें, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की अगर बात करें तो ये जो है विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है, अलग अलग ऊंचाई का मिलता है। यानी बीच में अगर देखा जाए, ठीक है, तो पश्चिमी भाग में अगर देखोगे तो ये पाट भूमि है, ठीक है, जिसका अधिकतम ऊंचाई कितना है, 1100 मीटर, 1100 मीटर है अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, पश्चिमी भाग। ठीक है, और इसका जो ढाल है वो तीव्र ढाल है। ठीक है, तीव्र है, यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, अग्र गंभीर है। हालांकि उसका कुछ पार्ट क्या है, संप्राय भी है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट क्या है, आपका संप्राय भी है। ठीक है, एक जगह क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें आंसर क्या दिया था, संप्राय दिया है। ठीक है, संप्राय मतलब क्या हो गया, देखिएगा, प्रियंका राज डी, आरती यादव डी, संप्राय मतलब सब एक जैसा, सारे जगह जो उसकी ऊंचाई है लगभग एवरेज देखा जाए तो लगभग सब जगह क्या है, बराबर। और अग्र गंभीर कहने का मतलब कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, फिर कहीं पर ऊंचा, फिर कहीं नीचा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अग्र गंभीर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा फिर से, अगर जिनको समझ में नहीं आया यहां पर आप लोग फिर से देखेंगे, देखिएगा हम ये बताते हैं आपको। ठीक है, संप्राय मतलब होता है जिसका ऊंचाई एवरेज हाइट जो है लगभग क्या रहे, सेम रहे, इसको क्या बोलेंगे, संप्राय। और जिसकी ऊंचाई कहीं पर ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, तीव्र ढाल है, इसको बोलते हैं अग्र गंभीर। ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो कैसा है, अग्र गंभीर है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कैसा है, अग्र गंभीर है। सर गया जिला के पहाड़ को क्या कहेंगे, गया जिला का पहाड़, यहाँ पहाड़ की बात नहीं कर रहा है हम, यहाँ पर पठार की बात कर रहे हैं। ठीक है, और गया जिला का एकदम दक्षिणी भाग थोड़ा सा पठारी भाग है। ठीक है, तो वो आपका उसी तरह से रहेगा। अगर गया जिला के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पर पठारी भाग आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। दक्षिणी भाग जो झारखंड से टच करते हैं वहां पर आपको पठारी भाग थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, वहां भी ढाल आपका क्या है, तेज है। सर ऑप्शन भी समझाइए। हाँ, ऑप्शन तो बता ही रहे हैं आपका, ये अग्र भाग, अग्र गंभीर क्या बोले कि कहीं पर ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, मतलब एक एवरेज हाइट नहीं। ठीक है, कहीं पर ज्यादा ऊंचा है तो कहीं ज्यादा नीचा है। ठीक है, पदस्थली कहने का मतलब हो गया कि पर्वत के नीचे पद। ठीक है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, पदस्थली मतलब कि ये पर्वत के नीचे वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, अग्र गंभीर। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ये बताएंगे। छोटा ना, ये अरावली एवं विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, चलिएगा बताइएगा। जितने भी लोग हैं इसका आंसर ये, मतलब इसका ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चलिएगा, अंशु बी। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार शेयर करेंगे। आस्क हिमांशु ए, सुशांत सिंह राजपूत 6 का ए, सभी लोग बताएंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं, ऋषिकांत ए, कोमल सिंह ए, ऋषिकांत ए, हनी राय बी, अरावली एवं विंध्यन के बीच नंदन ए, प्रदीप ए, पल्लवी ए, जयभीम ए, रेखा ए, काशु ए, आरती यादव ए, स्वीटी कुमारी ए। देखिएगा अगर ये बात करें यहां पर आपका क्या है, विंध्यन। अब ऐसे कहा जा रहा है अरावली, ये बीच वाला कह रहा है,
तो बीच वाला आपका है प्रियंका राज ए, सनोज ए, सोनू वर्मा बी, स्वीटी ए, आरती यादव ए। ठीक है, देखिएगा बीच वाला ये है आपका अरावली, ये है आपका सॉरी ये है आपका बिंदयन और ये है आपका अरावली। ठीक है, ये क्या है अरावली। अरावली कहां से कहां तक फैला हुआ है? ठीक है, तो आपका गुजरात से लेकर के कहां तक? दिल्ली में मजनू के टीला तक। ठीक है, और ये बिंदयन आपका यहाँ गुजरात से लेकर के कहां तक आ जाता है? इसका ही इधर सीकरदम कैमूर की पहाड़ी तक उसका रेंज फैला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच आपका कौन सा? ये है मालवा का पठार। यहीं पर चंबल का बीहड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मालवा का पठार। चलिएगा, आप बढ़ते हैं इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मालवा का पठार। छोटा नागपुर का पठार तो नीचे है बाबू, इधर ये वाले पोर्शन में। दक्कन का पठार होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। प्रायद्वीपीय पठार नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार बिंदयन के नीचे। अगर ये ऑप्शन देखिएगा कि प्रायद्वीपीय का पठार, तो प्रायद्वीपीय का पठार नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीपीय का पठार बिंदयन के नीचे पूछ रहा है, अरावली और बिंदयन के बीच में। ठीक है, चलिएगा अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, ये आपका बताया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया 2008 में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, इसका लोकेशन दंडकारण्य का पठार कहां पर अवस्थित है? ठीक है, ये बताएंगे। दंडकारण्य का जिक्र आपको रामायणा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, दंडकारण्य के पठार को आपको कहां देखने को मिलता है? इसका जिक्र रामायणा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की दंडकारण्य का पठार कहां पर स्थित है। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। चलिए बताइएगा, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है किसके किसके बीच अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। चलिएगा बताइएगा। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत 7 का बी, सोनू वर्मा ए, आस्क हिमांशु बी, नंदन ए, कोमल बी, रेखा कुमारी बी, पल्लवी दांगी बी, स्वीटी बी, हनी बी, ऋषिकांत बी, रोशन बी, प्रदीप, प्रियंका राज बी, कुमारी सक्सेना बी, अंशु ए, सनोज बी, काशु बी। ठीक है, देखिएगा दंडकारण्य क्षेत्र जो अवस्थित है, ये आपका जिन लोगों का आंसर यानी कल्याणी कुमारी बी, सोनम बी, ठीक है, जिन लोगों का बी है वो बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ठीक है, दंडकारण्य का पठार कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है। ठीक है, मेनली अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अगर और अदर स्टेट्स की बात किया जाए, ठीक है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो कहां पर है? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य का याद कीजिए, दंडकारण्य मतलब दंडकारण्य पठार वाले एरिया से कौन सी नदी निकलती है? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि दंडकारण्य रीजन से कौन सी नदी आपका निकलती है, और वो बड़ा फेमस नदी है। ठीक है, ये मेनली कहाँ है? छत्तीसगढ़। हालांकि दंडकारण्य का जो विस्तार है आपका उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा में भी फैला हुआ है। मेनली कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, और बाकी फिर कहाँ है? उड़ीसा। इस तरह से ये क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा, ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, दंडकारण्य, दंडकारण्य का जो पठार है, ठीक है, यहां से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी लोग आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। पल्लवी दांगी महानदी, नाइस। आस्क हिमांशु महानदी, सही है। दंडकारण्य आपका वही महानदी निकलती है। ठीक है, और महानदी पर ही आपका बना हुआ है डैम, कौन सा? हीराकुंड, जो भारत का सबसे लंबा डैम है, हीराकुंड डैम। ठीक है, चलिएगा अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिएगा, बीपीएससी प्री में पूछा गया 2018 में। ठीक है, और ये आपका पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, भूतात्विक दृष्टि से क्या है? अपेक्षाकृत क्या है? पुराना है। मतलब इसमें से सबसे पुराना, सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था?
उत्तर गंगा का मैदान का, खड़गपुर की पहाड़ियां का, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां का, रोहतास पहाड़ का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, आप लोग बताएंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग बताएंगे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। सुशांत सिंह राजपूत 8 का बी, जितने लोग भी हैं आंसर आना स्टार्ट हो गया। 8 का बी, सुशांत हनी राय 8 का बी, रेखा कुमारी बी, स्वीटी कुमारी बी। सारे लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। आपका बिहार का जो ये हिस्सा है ये एक्चुअली में बिहार स्पेशल है, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसीलिए इसको हम उठा लिए, ठीक है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो। कुमारी सक्सेना बी, आस्की मानसू बी, अर्चना बी, अंशु बी, सोनम बी, प्रदीप बी, अशोक बी, कोमल ए, रोशन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन सा जो पर्वत है ये आपका अपेक्षाकृत क्या है, पुराना है। तो इसका जो आंसर है ये आपका खड़गपुर की पहाड़ियां सी है। जिन लोगों का आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही है, खड़गपुर की पहाड़ियां, ठीक है। देखिएगा, अगर देखा जाए गंगा का मैदान सबसे नवीनतम, याद कीजिए हम बताए थे गंगा का मैदान क्या है, सबसे नवीनतम है, ठीक है, नवीनतम मीन्स नया, ठीक है। और अगर रोहतास का पठार देखे तो ये विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन कहने का मतलब जब विंध्याचल पर्वत, जब विंध्यन पर्वत का निर्माण हुआ था उसी समय ये बना था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये उत्तर पश्चिम की जो पहाड़ी है बिहार में, ये आपका, ठीक है, टर्शियरी काल का है, जिसको हम लोग तृतीय कल्प बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, तृतीय क्रम, ठीक है, तृतीय क्रम का चट्टान बोलेंगे। और खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये आपका निर्माण हुआ था, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़, ठीक है। जब आप लोग चट्टानों का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा ये तीनों से सबसे अगर पुराना की बात किया जाए तो कौन सा है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, और इसी से बना हुआ है आपका खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है। ये आपका हो गया खड़गपुर की पहाड़ी। चलिएगा, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है और ये कह रहा है कि कौन सा मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, और इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये ऑलरेडी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आज का सवाल देखिए बड़ा मजेदार है, सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग इसको सेट जो प्रैक्टिस का जो सेशन है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ठीक है, जितने चीज भी हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आरती यादव बी, प्रदीप कुमार ए, सुशांत सिंह राजपूत 9 का सी, सूरज ए, पल्लवी दांगी ए, आस हिमांशु ए, ठीक है। जितने लोगों का आपका कासू बी, कुमारी सक्सेना ए, रेखा कुमारी ए, ठीक है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो अभी सिंपल सा ये सवाल है, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। आपका ये अगर हम लोग बात करें, ये बड़ा ही सिंपल सवाल है। अभी जस्ट इसका नाम भी हम बताए थे, ठीक है, जस्ट इसका नाम हम बताए थे। आपका ये क्या है तो देखिएगा, मेघालय के पठार में बताए थे, मेघालय के पठार में बताए थे, मेघालय का पठार में हम बताए थे आपका ये 3 गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये 3 आपका क्या हो गया, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अब भुवन की पहाड़ी ये मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है, एक्चुअली में किसका हिस्सा है, मिजो हिल्स का। किसका है, मिजो हिल्स, ठीक है, ये मिजो हिल्स का हिस्सा है भुवन पहाड़ियां, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। कहां से, जो बोलते हैं ना कि यहाँ की ऊंचाई इतना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतना है, तो जो समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है वो कहां से मापा जाता है, ठीक है, कौन सा एरिया से। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोचीन, चौथा विशाखापत्तनम।
ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापा जाता है? सभी लोग आंसर बताएंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। प्रदीप सी, पास के मानसू ए, नंदन सी, जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ठीक है, चलिएगा। कोमल सिंह, कुमारी सक्सेना ए, प्रदीप ए, ऋषिकांत ए, रोशन डी, सुशांत सिंह राजपूत ए, स्वीटी ए, हनी राय ए, रेखा डी, आरती यादव ए, कासू ए। सभी लोगों का आंसर आ रहा है। जितने लोग भी है जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करेंगे। चलिएगा, अब देखते हैं, ये बड़ा ही कॉमन सवाल है, ठीक है, और ये पूछता भी है। एक्चुअली में समुद्र तट का जो ये मापा जाता है, ये आपका कहां से मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। जिन लोगों का आंसर बी था वो बिल्कुल सही है। जैसे जो बताते हैं ना कि ये जो है आपका क्या उसको बोलते हैं, यहाँ समुद्र तल से इतना ऊंचाई है, इतना ऊंचाई है, तो कहां से मापा जाता है? चेन्नई तट से मापा जाता है। ठीक है, तो जितने लोगों का बी है वो आंसर सही है। ठीक है, जैसे सूरज बी, कल्याणी ए, ड्रोलिया बी, ठीक है, सूरज बी, सोनम बी, प्रियंका राज बी, जितने लोगों का बी है आंसर वो सही है। आपका कहां से मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। चलिएगा, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसी को रेफरेंस मान करके वहीं से स्टार्ट किया जाता है। नीतीश यादव बी सही है। चलिएगा, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, ये जो है भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस मेंस। ठीक है, दिव्यांशु राज मुंबई होगा सर? नहीं नहीं, मुंबई नहीं होगा, चेन्नई। ठीक है, याद कर लीजिए, समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापा जाता है? चेन्नई से। ठीक है, चलिएगा, ये बताएंगे यूपीपीसीएस। ये सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? पल्लवी दांगी, ड्रोलिया 12 mm, पल्लवी सी, आस्की मानसो डी, सुशांत सिंह राजपूत सी, कुमारी सक्सेना सी, रेखा सी, ऋषिकांत सी, स्वीटी सी, रोशन सी, हनी सी, ऋषिकांत सी, कोमल सी, नंदन सी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। कासू सी। चलिएगा, तो भारत का प्रादेशिक जल का विस्तार के बारे में अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर सी है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, याद कीजिए। ठीक है, तट से कितना? 12 समुद्री मील तक। ठीक है, यानी सिंपली अगर कहा जाए, ठीक है, तो ये जो है अगर मान लेते हैं कि ये समुद्री तट है, ठीक है, देखिएगा, ये अगर मान लेते हैं कि समुद्री तट है, तो यहां से 12 मील पर अधिकार केवल किसका है? टोटल चीज, कि यहां पर अगर कोई संसाधन मिला या कुछ और मिला, ठीक है, यहां पर नेविगेशन, इसकी सुरक्षा, टोटल का टोटल किसके स्वामित्व में आएगा? तो भारत के हिस्से में आएगा। ठीक है, तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, 12 समुद्री मील तक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर कि 12 समुद्री मील। ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे, याद कीजिएगा। चलिए, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताएंगे भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। ये जेपीएससी पीसीएस 2003 में पूछा गया है। ठीक है, ये जो है कॉन्टेजियस जोन 24 माइल, हाँ, टेरिटोरियल वाटर 12 सही है, कुमारी सक्सेना। चलिए, ये बताएंगे आपका भारत की तट रेखा जो कोस्टल लाइन है उसकी लंबाई कितना है? अप्रॉक्स में उसकी लंबाई कितना है? चलेंगे, सभी लोग एक बार शेयर करेंगे।
चलिएगा 12 का डी पल्लवी दांगी डी, सुशांत सिंह राजपूत डी, रोशन 12 का सी पल्लवी दांगी डी, ड्रोलिया 7500 किलोमीटर सूरज डी, ठीक है। आस की मानसू डी, ऋषिकांत डी, प्रदीप डी, सोनम डी, सूरज डी, रेखा डी, कल्याणी डी, ऋषिकांत डी, सही है, बिल्कुल सही है। प्रियंका राज डी, हनी राय डी, नंदन डी, स्वीटी डी, जय भीम डी, ठीक है। जितने लोग का आंसर डी है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखिएगा, अगर एग्जैक्ट अगर इसकी लंबाई देखिएगा कि समुद्र तट, देखिए भारत क्या है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत क्या है, 3 तरफ से आपका समुद्र से घिरा हुआ है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों का अगर पूरा वो निकाले, ठीक है, तो ये कितना है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका अगर ये देखा जाए एग्जैक्ट तो कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो इसका सबसे अगर क्लोज अगर आंसर है तो क्या है 7500 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है 7500 किलोमीटर, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें द्वीप वाला भी जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें कितना क्या जोड़ा गया है, आपका द्वीप वाला भी जोड़ा गया है, ठीक है। चलिएगा, अब इसके बाद अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। किस राज्य का समुद्र तट जो है सबसे लंबा है, ठीक है। किस राज्य का समुद्र तट क्या है सबसे लंबा, इसका आंसर बताएंगे। किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। जय भीम, आज दिव्या मैम का वीडियो आया था सर, हाँ साइंस का, हाँ चलिए। जिन लोगों का साइंस के वीडियो का इंतजार था तो सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर साइंस का आज एक वीडियो आया है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। उसको आप लोग देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बीपीएससी में आपका जो क्या उसको बोल रहे हैं वेटेज है साइंस का, वो 30 मार्क्स का है, ठीक है। चलिएगा, ये जो है आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, आंसर बताएंगे। 13 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। ड्रोलिया डी, कोमल सिंह डी, सूरज डी, रोशन सिंह डी, ये रोशन डी, सुशांत सिंह राजपूत बी, पल्लवी दांगी डी, सूरज कुमार डी, प्रदीप डी, आस के मानसू डी, ऋषिकांत डी, कल्याणी डी, जय भीम डी, सोनम डी, सूरज डी, रेखा डी, स्वीटी डी, कुमारी सक्सेना डी, नंदन डी, हनी राय डी, स्वीटी कुमारी डी, ठीक है। जितने लोग का भी आंसर क्या है वो आपका डी है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिएगा, अगर सबसे अधिक लंबाई अगर तट रेखा का है तो कौन सा है, तो आपका ये गुजरात का है। देखिएगा, सबका हम लंबाई लिख देते हैं, ठीक है, सबका लंबाई लिख देते हैं, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। गुजरात का अगर लंबाई अगर देखा जाए लगभग तो 1214.7 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का है 652.6 किलोमीटर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 973, ठीक है, 973.7, और ये आपका केरला का बात करें तो 569.7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए कि सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो ये है आपका कौन, गुजरात, ठीक है। कौन है, गुजरात है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत डी। कब से साइंस का भी होगा, अभी साइंस का वीडियो जा रहा है, आप लोग देखेंगे, उसके बाद साइंस का भी लाइव आया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिए, ये बताएंगे भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए। देखिए, बहुत पूछा हुआ है आपका ये क्वेश्चन, तो ऐसे आसान है, लेकिन आपका ये यूपीएससी 2008, यूपी आरओ 2014 और यूपी आरओ 2017 इतना में पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम पिक किए हैं, ठीक है, और ये आपको याद करने वाला है, तो ये बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये आप लोग बताएंगे 14 का बी आपका कोमल सिंह बी,
ड्रोलिया सी, सूरज सी, रोशन सी, विशाल सी, पल्लवी सी, प्रदीप सी, सूरज सी, कोमल 999, अच्छा, ऋषिकांत सी, कासू सी, नंदन सी, रेखा आस के मानसू सी, ऋषिकांत सी, जयभीम सी, रॉकी यादव सी, सूरज सी, सुशांत सिंह राजपूत सी, कुमारी सक्सेना सी, दिव्यांशु राज ये सी, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जितने लोग भी एक बार शेयर कर देंगे तो भारत के कितना 9 राज्य, ये तो ऐसे ही याद होगा आपका, कौन कौन है देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन राज्य है तो ये ऐसे ही पता चलेगा। पहला तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने राज्य क्या है तट रेखा से गिरा हुआ है, ठीक है। चलिए सोनू कुमार हेलो सर, हेलो, टाइम से जुड़ा कीजिए, ठीक है। तो कितना राज्य हो गया 9 का नाम बता दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिएगा जेडी के सेट में आया था, हाँ ये पूछा जाता है। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और देखिएगा ये यूपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। यह सवाल यूपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। यह है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, ठीक है। रत्नाकर किसे कहा जाता था? प्रियंका राज सी, सही था प्रियंका, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर, ठीक है। रत्नाकर किस चीज को इंडिकेट करता था, ठीक है। ऐतिहासिक, अगर प्राचीन भारत का इतिहास में देखेंगे तो वहां पर रत्नाकर वर्ड है, ठीक है, जो भूगोल से संदर्भित है, मतलब भूगोल के मामले में रत्नाकर शब्द जोड़ा गया है, तो वो किसका सूचक है, ठीक है। साइंस का भी लगाएंगे रेलवे को ध्यान में रखते हुए, हाँ आएगा, ठीक है। चलिए आस के मानसू सी, रोशन सी, सुशांत सिंह सी, कोमल सी, प्रदीप डी, सोनम सी, हनी राय सी, ऋषिकांत सी, रेखा सी, नंदन सी, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है सी। जितने लोग भी एक बार शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये बात करें कि किसका ये जो रत्नाकर था, रत्नाकर किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो रत्नाकर के बारे में अगर बात किया जाए, रत्नाकर, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये अगर रत्नाकर के बारे में बात किया जाए तो ये आपका हिंद महासागर बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन लोगों का भी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। रत्नाकर किसका था? हिंद महासागर का, ठीक है। चलिएगा प्रियंका राशि, स्वीटी सी, कासू सी, सभी का सी था। हिंद महासागर का बिल्कुल सही है, ठीक है, हिंद महासागर का, स्वीटी सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या था। चलिएगा ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2016 में, ठीक है। कह रहा है सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, मतलब तट को सबसे ज्यादा काटा किस चीज से जाता है, ठीक है। तटीय अपर्दन किस चीज से होता है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं चलिए एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तटीय अपर्दन, ठीक है। अगर कोस्टल रीजन में इरोजन की बात किया जाए तो किस चीज से? समुद्री लहर से, या ज्वार भाटा से, धारा से, सुनामी लहर से। सर क्वेश्चन आपका थोड़ा कट जा रहा है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है। अच्छा कट जा रहा है यानी ऊपर में कट जा रहा है क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेकर के आते हैं, अब दिखाई देगा। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। प्रदीप डी, आस के मानसू ए, रोशन सी, रेखा डी, जयभीम डी, हनी डी, कोमल सिंह ए, पल्लवी डी, रॉकी यादव ए, नंदन डी, सोनू डी, सुजीत सी, स्वीटी डी, प्रियंका राज डी, ऋषिकांत डी, ये सुशांत सिंह राजपूत डी, कुमारी सक्सेना सी, कासू डी, ठीक है। तो इसका अगर आंसर हम लोग देखें कि किस चीज से सबसे ज्यादा क्या होता है आपका अपर्दन होता है, तो ये लहर से होता है, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ए था वो सही होगा, समुद्री लहर से ज्यादा होता है। धारा वो अपर्दन नहीं करता है, धारा किसको बोलते हैं? समुद्री धारा, ठीक है। जिन लोगों का अगर धारा है सी, तो सी तो धारा कहने का मतलब सिंपल सा मतलब हो गया
कि समुद्र में जल का एक बड़ा हिस्सा एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र की ओर जाता है, एक दिशा से दूसरा दिशा की ओर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। सुनामी हमेशा नहीं आता है, आप लोगों को इतना, ठीक है, वो क्लियर समझ में आना चाहिए कि जो सुनामी जो है ये हमेशा नहीं आता है। जैसे इंडिया में सुनामी 2004 में आया, तब सुनामी लहर, तो ऐसे क्या हो गया? समुद्री लहर, सुनामी लहर नहीं, समुद्री लहर से सबसे ज्यादा क्या होता है? इरोजन होता है, ठीक है, लहर से। ठीक है, चलिएगा इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ठीक है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। इसका आंसर बताएंगे। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। ये आपका आरपीएससी में पूछा गया 2010 में। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 17 सुशांत सिंह राजपूत बी, सूरज ए, प्रदीप डी, सोनू ए, जितने लोग भी जुड़े हैं। चलिएगा आस की मानसू ए, रॉकी यादव ए, स्वीटी ए, ऋषिकांत ए, सूरज ए, रोशन ए, सुजीत ए, रेखा बी, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग, कुमारी सक्सेना बी, कोमल ए, जय भीम। समुंदर में लहर कैसे आता है? इसका बहुत सारे रीजन है, ठीक है। चलिएगा जैसे ज्वार भाटा भी जो आ रहा है, एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है, ठीक है। धारा जो चलता है वो घनत्व के कारण चलता है, ठीक है। समुद्र में क्या आता है कि आपका ये लहर, ठीक है, भूगर्भीय हलचल के कारण भी लहर आते रहता है। चलिएगा हनी राय ए, सूरज ए, पल्लवी दांगी ए, सूरज ए, रेखा ए, कासू बी, कुमारी सक्सेना ए, रेखा ए, ठीक है। सभी लोग बताएंगे तमिलनाडु एवं किसके किसके बीच है? आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपका क्या है? देखिएगा ये आपका क्या है? ए, जिन लोगों का आंसर है वो बिल्कुल सही है आपका कोरोमंडल, ठीक है। जिन लोगों का जैसे नंदन, सूरज, रेखा, कुमारी सक्सेना सभी का ए है, सूरज, पल्लवी दांगी सभी का ए है, हनी राय सभी का ए है, बिल्कुल सही है कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट के बारे में अगर बात किया जाए, कोरोमंडल तो ये वाले एरिया, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल। और इसके ऊपर आपका उड़ीसा के साइड वगैरह जो आपका ये तट है, इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्तरी, ठीक है। कोंकण जो है ये गोवा के तट को कहा जाता है। गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण, ठीक है, कोंकण। आपका मालाबार आपका कहां? तो केरला, केरला में ये क्या हो जाएगा? मालाबार, केरला। क्या क्या रहा है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? कोरोमंडल, ठीक है। चलिएगा अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल की अगर हम बात करें तो देखिएगा अगला सवाल हमारा कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? कौन सा? क्या करें? निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है? ठीक है, केप कमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। आंसर है मतलब ऑप्शन है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार, कोंकण। चलेंगे सभी लोग एक बार शेयर करेंगे और बताएंगे इसका आंसर। निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आंसर करेंगे आप लोग जल्दी जल्दी।
चलिएगा आज के मानसू ए सूरज ए पल्लवी सी कोमल सिंह ए सूरज ए रोशन बी रेखा ए सूरज ए हनी राय ए ऋषिकांत ए रॉकी यादव बी सोनू ए नंदन बी सूरज ए स्वीटी सोनम कुमारी सक्सेना प्रियंका राज प्रदीप कुमार सभी का ए जयभीम ए सुशांत सिंह राजपूत ए कल्याणी ए कासू ए। ठीक है, सभी लोग क्या बता रहे हैं? आपका ए ऑप्शन ए बता रहे हैं। तो देखिएगा ये बस किया कुछ नहीं है, आपका ऐसे ही बस घुमा दिया है क्वेश्चन को कृष्णा डेल्टा। ठीक है, कृष्णा डेल्टा आपका इधर कृष्णा नदी वाला कृष्णा डेल्टा आपका आंध्रा के सही और केप कमोरिन इधर, तो ये वाले आपका पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कोरोमंडल हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कोरोमंडल अभी हम सबके बारे में बताए, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी सरकार कहाँ? तो मेनली उड़ीसा अगर कहा जाए। मालाबार तट आपका कहाँ? तो केरल का तट को बोलते हैं। कोंकण तट कहाँ? तो गोवा के तट को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल। ठीक है, चलेंगे अब इसके साथ अब आगे इसका ये देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, केप कमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? देखेंगे सवाल। केप कमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है, इसका आंसर बताएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताएंगे केप कमोरिन। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। कोमल सिंह सी, सूरज सी, रोशन सी, आस्क हिमांशु सी, स्वीटी नहीं चल रहा है सर। चल तो रहा है बाबू सब जगह, आप अपना कनेक्शन देख लीजिए। हनी राय ए, कुमारी सक्सेना सी, कासू सी, कुमारी सक्सेना सी, ऋषिकांत सी, सूरज सी, रेखा ए। ठीक है, जितने लोग भी केप कमोरिन, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। केप कमोरिन सी, कन्याकुमारी। केप कमोरिन किसे कहा जाता है? ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है तो आपका कन्याकुमारी को। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने वाला चीज है नहीं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। ठीक है, यूपीपीसीएस आपका 2016। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताएंगे। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, ऐसे केप कमोरिन मुख्य भूमिका है, नहीं तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, चलेंगे इसमें बताएंगे आप लोग। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आस्क हिमांशु सी, कोमल सिंह सी, सभी लोग पल्लवी दांगी सी, रोशन सी, रॉकी सी, रेखा सी, हनी राय सी, सभी लोग बताएंगे। कुमारी सक्सेना डी, स्वीटी सी, सोनम सी, प्रदीप कुमार सी। ठीक है, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। देखिएगा, कासू सी, सुशांत सिंह सी, ऋषिकांत सी, दिव्यांशु सी। ठीक है, देखिएगा कह रहा भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे यहां पर आपका ये क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ये जो आपका मैदानी भाग है, ये वाला जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग को क्या बोलेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी साइड, मतलब सबसे इधर कौन सा तट है? कोरोमंडल देखिएगा इधर है, तमिलनाडु साइड। मालाबार कहाँ है? नीचे केरला साइड। कर्नाटक तट नाम का कोई चीज है नहीं। आपका कोंकण तट
आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोंकण तट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा तट हो गया? कोंकण तट हो गया। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोंकण। बताए थे कि ये आपका गोवा और महाराष्ट्र के पास क्या हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें आपका, इस तरह से हम लोग आज इसका वो पूरा प्रैक्टिस कर लिए। देखिएगा एक चीज और, ठीक है, कि ये जो आपका जितना भी क्वेश्चन लिया जा रहा है ये कभी कभी लगता होगा कि बहुत आसान है या बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस नेचर का सवाल पूछा जाता है और जितने भी सवालों का हम सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये सारा का सारा सवाल पूछा हुआ ही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या किया कीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर मतलब ये यहाँ पर बताया कीजिए तो उसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इसके साथ हम जो भी बताते हैं, ठीक है, उसमें उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो रिवीजन पर्पस से क्या करेगा? ये काम करेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर मिलेंगे कल। कल आप लोग नदी पढ़ करके आइएगा, भारत की नदियां। ठीक है, कल नदी पढ़ करके आइएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलते हैं। एक बार फिर से सर्वोदय IAS टीम की तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रि। ठीक है।